नमस्कार। सर्वेभ्य नमो नमः। कैसे हैं सभी? तो चलिए, आज हमने जो पहला आप लोगों को पार्ट पढ़ाया था विसर्ग संधि का, वही पार्ट मैं दूसरे रूप में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। और इसमें यानी हम पढ़ रहे थे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आपने क्या पढ़ा था? कोई बताएगा विसर्ग संधि कहते किसको हैं? यस, बताओ, कोई भी बता दो। सर, विसर्ग का स्वर या व्यंजन से परस्पर मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। बिल्कुल, विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार, जो परिवर्तन, जो बदलाव होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर है? लेकिन वो परिवर्तन, वो बदलाव वो किस में होता है, किसी को पता है? वो बदलाव, वो परिवर्तन बेटा वो भी विसर्ग में ही होता है। और दो तरीके हैं कि विसर्ग के बाद अगर अघोष कोई ध्वनि आती है, यानी उन 13 वर्णों में से आती है, क ख च छ ट ठ त थ प फ, या तीनों शय में से आती है, उसके बारे में मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट है, आज हम इसी का ख भाग करते हैं। ख भाग में क्या था कि विसर्ग के बाद समझ लें कोई भी घोष ध्वनि है, अगर घोष ध्वनि आती है तब क्या बनेगा? अब घोष कौन सी होती है? इसका मतलब आपका पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा की जगह शेष है और स, इन 13 वर्ण बन जाएंगे। इन 13 को छोड़कर के कुछ भी आ जाए, तब ऐसी स्थिति में उस विसर्ग का आपने क्या बनाना है, ये बात हमने सीखनी है। वहाँ पर हमने 5 पार्ट किए थे ना, यहाँ पर भी मैं 5 ही पार्ट कर रहा हूँ। और 5 पार्ट में सबसे पहला पार्ट समझ लें। सबसे पहला पार्ट ये है आपका पहला पार्ट। नियम आप लोग बनाओगे, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आप नियम बनाओगे, मैं इसके नीचे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। सबसे पहले सपोज करो मतलब जैसे मैंने लिख दिया मन है, ये मन है, और जमा में हर। मुझे नहीं पता आपने क्या बनाया, क्या बनाया? मनोहर। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ये कह देते हैं, अभी आपने मन है जमा में जय, हमारे सर का नाम नहीं आया था, क्या बनाया था? और अगर मैं ये कह देता हूं कि ये है यश है जमा में दा, क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? चलो, मैं 2 ही एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं कि ये बन गया मनोहर और ये बन गया यशोदा। तो इस विसर्ग का क्या बना? देखो, ये तो हट गया। एक प्रकार से मैं दोबारा से लिख दूंगा, ये दोनों हमने हटा दिए। यहाँ जो विसर्ग था, ये विसर्ग था ना ऐसे, और यहाँ पर भी विसर्ग था बेटा, ये हटाया, इसकी जगह सीधा मिलाया, ऊपर की मात्रा बना दी, ये हटाया, मात्रा बना दी, ये अपने आप ही परला बन गया। ये बात समझ में आ गई। लेकिन एक बात और देख लें, ये पहला पार्ट था आपका मन है जमा में हर और यश है जमा में दा। मैंने केवल 2 ही एग्जाम्पल लिखे हैं। एग्जाम्पल मैं 100 एग्जाम्पल लिखवा दूं इस पे, ठीक है, लेकिन मुझे इसका दूसरा पार्ट करवाना है। ये दूसरा पार्ट अपने आप आपको समझ लेना है। ये दूसरा है, मैं इसके नीचे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। नीचे एग्जाम्पल कैसे लिख रहा हूँ? सपोज करो कि मैंने लिखा नी जमा में बल, या मैंने लिख दिया आशी जमा में वाद, या दुहु लिख दो, दुहु जमा में बल, या छोटी की मात्रा वाला लिख देते हैं बही जमा में अंग। अब आप इनको बनाइए और उसके बाद मैं ऊपर इसका नियम बना दूंगा। आप बताइए, अब बोलो ये क्या बनना चाहिए? वेरी गुड, आपने बताया ये निर्बल बनेगा। और दूसरा शुद्ध लिखना सीख लें इसको। आशी बड़ी की मात्रा आशीर्वाद,
तीसरा बताओ, वेरी गुड, बताओ, बोल पढ़ा करो। और ये बही, ये ऐसे बनेगा, फिर मैं बताऊंगा कि इसमें रह पूरी क्यों आई। ठीक है, तो ये आपका, अब मैं नियम बना रहा हूं। पहली दो बातें तो आपकी क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद समझ लें इसको कि यहां क्या था, विसर्ग था बेटा। देखो विसर्ग, लेकिन ध्यान रहे विसर्ग के बाद कोई घोष ध्वनि है। एक बात क्लियर, सारी घोष है, क्योंकि ये तो सारे घोष हैं। ठीक है, अगर विसर्ग से पहले बताओ मुझे क्या है, अ या आ है, यानी कि विसर्ग से पहले अगर अ हो और विसर्ग के बाद कोई घोष ध्वनि हो तो ये विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, ये ओ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां बताओ मुझे, ये था विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या था, अ नहीं था, बस ये समझ लें, मतलब इसमें ई उ, ये समझ लें अ ये नहीं है, और विसर्ग के बाद कोई घोष ध्वनि है, समझ लें, तो ये विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा बताओ, ये विसर्ग र में चेंज हो जाएगा, आधी र में। फिर ये कह दो जी यहां पूरी र क्यों हो गई, यहां था बही, देखो बही विसर्ग का तो बन गया, ये रे आधा था, लेकिन आगे अ थी, उस अ ने वो रे पूरा कर दिया, इसकी बिंदी इसके ऊपर चल गई, इसलिए ये बहिरंग बन गया। तो मैंने दो ही बातें इसमें बताई हैं कि विसर्ग के पहले अगर अ हो और विसर्ग के बाद कोई घोष ध्वनि हो तब वो विसर्ग ओ में चेंज हो जाता है। क्लियर? और अगर उससे पहले अ आ ना हो, कोई और हो, ई, छोटी ई, देखो यहां पर छोटी ई भी थी, यहां बड़ी ई भी आ गई, छोटा ऊ भी आ गया, छोटी ई भी, मतलब जहां पर आपका कोई अन्य वर्ण हो अ को छोड़ करके, तब उस विसर्ग का आपने बनाना है र। दो बातें क्लियर होगी? क्लियर होगी? अब नंबर 3 पे हम चलते हैं, इसी का तीसरा पार्ट, ये मैंने दूसरा पार्ट बना दिया, मैं यहां पर इसी का तीसरा पार्ट बना रहा हूं बेटा। ये देखें तीसरा, मैं यहां लिख रहा हूं कि मान लिया एक शब्द है आयु, ये रहा, और आगे मैंने मान शब्द लिख दिया, या आयु लिख दिया मैंने, आयु, और विसर्ग के बाद मैंने मति शब्द लिख दिया। मति में यहां छोटी ई की मात्रा नहीं लिखनी है तुमने, ठीक है। आयु जमा मान, या वपु जमा मान, छोटा ऊ भी आ सकता है, वपु जमा में विसर्ग जमा में मान। बोलो क्या बनना चाहिए बताओ, ये बनना चाहिए आयु, ये वाली शय में चेंज हो जाएगा आयुष्मान, और ये क्या हो गया आयुष्मती, ठीक है। ये क्या होगा वपुष्मान, ठीक है। अब नियम क्या बना बेटा, यहां बताओ मुझे कि विसर्ग से पहले अ नहीं थी, विसर्ग से पहले अ नहीं थी और बाद में म थी, तो ये विसर्ग जो है वो इस शय में चेंज हो जाएगा। बात क्लियर होगी? अब मैं नंबर 4 पे इसका चौथा ऑप्शन आप लोगों के लिए करवा रहा हूं। दो ही ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बड़ी परीक्षाओं में आते हैं, और वो दोनों एग्जाम्पल मैं पहले ही बता रहा हूं, ये भाई जो और देखेंगे उनके लिए बता रहा हूं। ये दो एग्जाम्पल याद कर लेना, पेपर में रखे मिलेंगे, इसमें नहीं तो अगले में किसी न किसी में, जो अभी लिखवा रहा हूं। कौन से हैं? एक एग्जाम्पल है यश जमा में इच्छा, और दूसरा एग्जाम्पल है अतः जमा में एव। तो क्या बनेगा? ये बनेगा यश इच्छा सिर्फ और सिर्फ
आपके विसर्ग का लोप होगा, विसर्ग नहीं मिलेगा आगे। और ऐसा ही इसमें ये क्या बनेगा, अतएव, ऐसे बस। यानी कि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में विसर्ग के बाद छोटी ई या ए हो तो ये विसर्ग का लोप होगा। लोप का मतलब ये विसर्ग गायब। क्लियर हो गया। अब नंबर 5 और आज की इसकी अंतिम बात जो है वो समझ लें। पूरी विसर्ग संधि आपकी यहां कंप्लीट हो जाएगी। अंतिम पार्ट में मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं पहले एग्जांपल लिख रहा हूं, देखो, निहि जमा में रोग, निहि जमा में रज, दुहु जमा में राज। मान लिया निहि जमा में रंध्र, रंध्र ऊपर, ये आपको कंफ्यूज ना कर दें, ऊपर बिंदी लगा देता हूं मैं। तो अब आप एक चीज देखिए, ये चारों एग्जाम्पल और दो, ये 1 2 3 4 और 2 6, ये बड़ी तैयारी करने वाले बच्चों को बता रहा हूं, उनके लिए है। ये देखो, अगर विसर्ग से पहले कोई भी ह्रस्व ई है और बाद में र है, देखो सब में र है, समझ लें, बाद में र हो तो पूर्व पद का ह्रस्व का दीर्घीकरण हो जाएगा भाई। मतलब जो उर्ली साइड में छोटी ई है ना, वह बड़ी में बदल जाएगी, छोटा ऊ हो तो बड़ा ऊ में बदल जाएगा। कैसे? तो इसका मतलब ये बन जाएगा निरोग। कई बार शुद्ध में आपसे न्यू पूछा जाए, निरोग कैसे लिखा जाता है, करो योग रहो निरोग। निरोग सारे छोटी की मात्रा लिखते हैं, गलत लिखते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, छोटी की मात्रा, आगे रह है तो ये छोटी की मात्रा क्या बन जाएगी, बड़ी ई में बदल जाएगी, ये बन जाएगा नीरज, ये बदल जाएगा दुराज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुराज इस बार आएगा, दुराज। और ये क्या बन जाएगा, नीरंध्र, नीरंध्र। आपके सामने ये पांचों के पांचों पार्ट हो चुके हैं और ये है आपकी विसर्ग संधि का अंतिम पार्ट। लेकिन यहां पर मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं जो सभी को ध्यान देनी है। ये विशेष तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये तो चलो मैं वीडियो बना रहा हूं और वीडियो बनाते बनाते हमारे ये बच्चे भी पढ़ लेंगे, आप भी, इनको तो चलो पढ़ाता ही हूं, आज इनके बहाने से मैं आपकी वीडियो यहीं बना देता हूं। तो चलिए, जो बात समझने की है भाई, 4 बातें याद रखनी है। निर, निश, दुर, दुष। एक शब्द है आपका मनस और एक और है आपका अंत, अंत और पुनः, अंतस और पुनस। ये मैं इधर विशेष तौर पे जोर दे रहा हूं, वो क्यों दे रहा हूं कि ये 4 ऑप्शन है, निर, निर, निस, दुर, दुष। यहां मनस है, अंतस्थ है, तो इसका मतलब क्या है आप इसको देखें। मैंने हर जगह आज की वीडियो में आप लोगों को इनको कैसे बताया है, ये बताया है निहि और वो बताया है दुर्दुष वाला दुहु। समझ में आ गई? ये जो है वो मन है, ये आपका अंत है और ये आपका पुनः है। अगर किसी भी एग्जाम्पल में आप लोगों के सामने निरोग में संधि विच्छेद करना आ जाए और आपसे यह पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है निरोग में, तो आप वहां पर व्यंजन संधि लिखोगे। क्यों? क्योंकि निरोग जो है, मैं इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, इधर कर रहा हूं,
ये जो ओरिजिनल संधि है वो निर जमा रोग से जुड़ करके बनी है। मैंने नियम बताने के लिए आपको ये किया है। मतलब आपके सामने दो ऑप्शन आ जाए, कंफ्यूजन नहीं डाल रहा हूं। ये अगर आ जाता है निहि जमा में रोग, अगर निरोग का संधि विच्छेद आता है, एक तरफ एक ऑप्शन में आपका निर्जमा रोग आ जाता है, एक जगह आपका निहि जमा रोग आ जाता है, तो निर्जमा रोग को ठीक करोगे और इसमें आपका निर्जमा रोग में व्यंजन संधि होगी। पूर्व पद का अंतिम वर्ण व्यंजन है और उत्तर पद का पहला वर्ण भी व्यंजन है। याद रखिए इस बात को, आप लोगों के लिए बता रहा हूं। ऐसे ही दुर, जहां पर भी मतलब दुर जमा बल दुर्बल होगा और उसमें संधि नहीं होगी। दुर जमा बल दुर्बल होगा, वो रह जो है पीछे वाले के ऊपर चली जाएगी, लेकिन हम आम तौर पे इसको दुहु जमा में बल करके करते हैं। लेकिन किसी भी परीक्षा में, किसी बड़ी परीक्षा में अगर आप लोगों के सामने ये सवाल आता है कि आपने निर्बल का संधि विच्छेद करना है, तो निर्बल प्लस बल कीजिए, निर प्लस बल कीजिए, निहि प्लस बल नहीं कीजिए, क्योंकि उपसर्ग ओरिजिनल निर है या फिर दुर है या फिर दुष है। दुहु जमा में शासन और दुष जमा में शासन, दोनों में से आप दुष, लेकिन दुष उसमें से दुआ वाली शय आती है ना, लेकिन वहां पर उपसर्ग आपने दुष वाला ये ही करना है, ये वाला करना है। ये बातें आपको याद रखनी है। ऐसे ही आपका ये पुनः और अंत है, इसमें अंतस और पुनस को ठीक करना है। ये बात दोबारा से इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए समझा रहा हूं। दोनों आने की स्थिति में, वैसे तो क्योंकि ये पेपर सेटर पे डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का आदमी है। अगर वो मान लिया एक सवाल आपको दे दिया जाए कि निर्बल दे दिया या निरोग दे दिया या नीरस दे दिया या दुर्बल दे दिया, वहाँ पर निर दुर दुष से बना रहा है या फिर विसर्ग वाले से बना रहा है। विसर्ग वाला गलत है आमतौर पे, क्योंकि वो कोई विसर्ग नहीं होता, लेकिन नियम समझाने के लिए मैंने ये सारी की सारी बातें आप लोगों को बता दी है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। आज दूसरी वीडियो तो सारी 17 मिनट में आपकी होगी, यानी कि विसर्ग संधि 3 मिनट और आपकी लूँगा मैं। 3 मिनट में मैं हमारे इन्हीं बच्चों से, हमारे 10वीं के बच्चे बैठे हैं, उन्हीं से एक बार मैं सवाल पूछ लेता हूँ। बेटा, जितनी बातें मैंने बताई उनको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, केवल 3 मिनट में बताएंगे फटाफट में, ठीक है। सबसे पहले कि विसर्ग संधि में पूर्व पद का अंतिम वर्ण, मतलब पूर्व पद का मतलब इधर वाला, ये पूर्व पद है, इसका अंतिम वर्ण विसर्ग होना जरूरी है। जितने मैंने एग्जाम्पल लिखे सभी में विसर्ग था, ठीक है। और उत्तर पद का पहला वर्ण, कहीं स्वर आ रहा था, कहीं व्यंजन आ रहा था। यहाँ स्वर आ रहा है, यहाँ स्वर आ रहा है, यहाँ पर व्यंजन आ रहा है। मतलब उत्तर पद का पहला वर्ण विसर्ग का विसर्ग के साथ नहीं है, कदे सरुए में विसर्ग और लय दो सरुए में, ठीक है। एक बात, फिर 2 स्थितियां पैदा हुई। पहली, भाई विसर्ग के बाद कोई भी अघोष ध्वनि आई, और अघोष ध्वनि में क्या होता है, या तो क ख च छ ट ठ त थ प फ, या फिर कोई भी श। वो मैंने पहली वीडियो में बताई थी। अगर क या ख आता है या प या फ नीचे वाला आता है, वैसी स्थिति में 2 बातें बनती हैं। पहली बात, अगर उससे पहले अ है तो सलेट वाली स बनेगी, अगर उससे पहले ई या ऊ है तो पेट पटी श बनेगी, और बाकी बचगी बीच में आपकी 3-3 लाइनें। च छ वाली में उनके परिवार वाली दुए वाली श, ठ में सलेट जो मूर्धन्य श है, और तय और थ में आपकी सलेट वाली श। क्लियर हो गया। और उसमें 5 एग्जाम्पल मैंने लिखवाए थे कि कोई भी चेंज उनमें नहीं होता। बस वो तो बातें मुख्य मुख्य तो आपकी होगी। तीनों शय आने की स्थिति में वही शय बना देंगे। फिर आ गई आपकी यहाँ कि अगर घोष ध्वनि आती है या सघोष ध्वनि आती है, घोष और सघोष एक ही बात है, ऐसी स्थिति में 2 बातें मेन है। पहली, या तो ओ बनेगा या रे बनेगा। ओ कब बनेगा, जब उससे पहले ए हो, और ए ना हो फिर हम रे बना देंगे। अगर छोटी ई की मात्रा और बाद में रे आ जाए तो छोटी ई ने बड़ी बना देंगे, छोटा ऊ हो तो बड़ा ऊ बना देंगे। क्लियर है। और उसके बाद मैं अगर आ जाती है, ठीक है, अगर मैं आ जाती है
तो वहाँ पर मान, जैसे आयुष्मान आपने करके देखा, ऊ ई उधर आती है और उसका हम पेट पटी शय बना देते हैं। ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थी, यश जमा इच्छा कोई चेंज नहीं है, यश इच्छा यानी विसर्ग का लोप होगा और अतएव में विसर्ग का लोप होगा। ये आपकी संधि थी। आज के लिए इतना ही, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी और ये आपके पेपर को भी पास करवाएगी। थैंक यू, बोलो थैंक यू।